जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। इंडियन इकोनॉमिक के इस सीरीज में हमने लास्ट क्लासेस में मनी सप्लाई की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसका डिस्कशन किया। उसी की कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, राजस्थान पीसीएस में, एमपी पीसीएस में और आईएएस के एग्जाम में, मतलब यूपीएससी में भी। हमने उन क्वेश्चन को समराइज करके ज़रूरत के अनुसार टाइम टू टाइम अपने इस कंटेंट में अरेंज कर रखा है। पहले हम जान ले मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। द पॉलिसी दैट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक पॉलिसी को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेजर दो पार्ट्स में। वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड अदर इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन करती है और फ्रेम करती है। फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन्ड एंड फ्रेम्ड by central government. It regulated by the central government, like the taxation systems and budgetary systems and borrowing programs of government of India. Borrowing program of government of India, budgetary system और taxation system के द्वारा फिस्कल पॉलिसी इंडिया की रेगुलेट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे अगर बात की जाए मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा और ये भी एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा रेगुलेट करती है। इट टॉक्स अबाउट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। इट इन्फ्लुएंस अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, दैट इज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। मॉनेटरी पॉलिसी इससे तात्पर्य है कि मनी सप्लाई, करेंसी की जो स्टेबिलिटी है और आपका इंटरेस्ट रेट, उसको डिजाइन करना और टाइम टू टाइम जरूरत के अनुसार उसको अमेंड करते रहना, यही मॉनेटरी पॉलिसी है। एक बेसिक डेफिनेशन हम इसका ट्राई करते हैं कि लिख दें, और मैंने एक डिफिनेशन ऐसा डिजाइन किया है जो कि सारी चीजों को एक ही सेंटेंस या दो सेंटेंस में ही कैचअप कर लेगा। इट इज ए पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक थ्रू व्हिच it regulate मनी सप्लाई। एमएस का मतलब मनी सप्लाई, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट एंड मैनेज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, and manage interest rate by using different instruments like CRR, SLR and bank rate and open market operation, etc. It is a policy of central bank through which it regulates money supply, control inflation and manage interest rate in a country by using different instruments like cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, bank rates
एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन एटसेट्रा। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक डिफिनेशन है। इसके द्वारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और आपका करेंसी स्टेबिलिटी, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट, ये सब मैनेज करती है या रेगुलेट करती है। इनको मैनेज करने के लिए आरबीआई डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है। दीज आर द डिफरेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स? इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है या मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पार्टिकुलर एक दिशा देती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। यही मॉनेटरी पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस, मॉनेटरी पॉलिसी एमपी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? नाउ इट इज एमपी। एमपी मतलब शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस, मेनली ये इन्फ्लुएंस किसको करती है? आपकी मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि आपका क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक पार्ट है। क्रेडिट पॉलिसी से तात्पर्य क्या है कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट डिसाइड करती है उसको क्रेडिट पॉलिसी कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला हमारा टॉपिक इस कड़ी में क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है इसका प्राइस स्टेबिलिटी। क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी के बाद दूसरी ऑब्जेक्टिव जो इसकी है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड है आपका जो है फॉरेक्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फोर्थ नंबर पे है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड फिफ्थ नंबर का पॉइंट हो जाएगा आपका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे हमने यहां मेंशन किया प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी से तात्पर्य है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। क्या है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को घटाती है, रिड्यूस करती है। फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन आरबीआई
reduces money supply. आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है या डिक्रीज करती है। जब मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे जेब में। अगर पॉकेट्स में पैसे कम हैं, जेब में पैसे कम हैं लोगों के पास, तो लोग परचेज कम करेंगे। जब लोग बाई या परचेज कम करेंगे तो इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई के कम होने से, रिड्यूस होने से एग्रीगेट डिमांड आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पॉकेट में पैसे नहीं है और पैसे नहीं होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। पहले नंबर पे आरबीआई फोकस करती है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई डिफरेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो मैंने मेंशन किया। और जब मनी सप्लाई मार्केट्स में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आरबीआई हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जब मनी सप्लाई मार्केट में एक्सेस रहेगा या अप्रोप्रिएट अमाउंट में, क्वांटम में अगर मनी सप्लाई रहेगा मार्केट में, तो लोगों के पास जेब में, पॉकेट्स में पैसे होंगे। जब लोगों के पास पॉकेट्स में पैसे होंगे तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, यानी चीजें ज्यादा परचेज करेंगे। जब लोग ज्यादा परचेज करेंगे और कंट्री लेवल पे जब ये परचेज होगा, ज्यादा डिमांड बढ़ेगा कंट्री लेवल पे, तो उसको कहा जाएगा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होगा, सप्रेस करना होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई को मनी सप्लाई को इनहांस करना होगा, इंक्रीज करना होगा। मनी सप्लाई आपका इस वाले केस में और वही मनी सप्लाई इस वाले केस में, यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिख रहा है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन पे टारगेट करती है यानी मनी सप्लाई घटाती है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देती है तो आप इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि एक डायलेमा वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डायलेमा वाली सिचुएशन। उससे पहले हम यहां पे डिस्कस कर लें व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से तात्पर्य क्या है? इकोनॉमिक की बात की जाए तो इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, microeconomics talks about individual person. तो the study of economy of an individual या individual components, that is called the behavior of individual या behavior of individual components या commodities, that is called microeconomy. और another one is microeconomy. What is microeconomy? Microeconomy मतलब कि it talks about all country level economic activities. तो economy of all individual for all commodities, that is microeconomy. जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, इसको अगर हम चार्ट से समझें तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज दैट आपका
एक चार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, या ग्राफ जो है, ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व। क्या है ये? डिमांड कर्व कहा जाएगा इसको, इस ग्राफ को डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ठीक है, या एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक, मान लेते हैं कि आपका एग्रीगेट डिमांड कंट्री लेवल पे, कंट्री लेवल का मतलब कि इंक्लूडिंग ऑल कमोडिटीज फॉर ऑल पीपुल्स, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड से तात्पर्य क्या है? डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स फॉर ऑल कमोडिटीज, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से तात्पर्य है आपका डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल for all commodities across the country या across the economy, that is the aggregate demand। ठीक, सपोज दैट आपका एग्रीगेट डिमांड जो है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड कर्व। क्या ये? एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड कर्व। दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई। क्या है? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, अपवर्ड कर्व। डिमांड कर्व भी आपका, सप्लाई कर्व जो भी कहिए, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या लाइन है, इसमें हम क्वांटिटी मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं? क्वांटिटी। यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड्स यानी कि डिमांड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फॉर ऑल कमोडिटीज, तो ऑल इंडिविजुअल फॉर ऑल कमोडिटीज का मतलब कि ऑल ओवर इंडिया अगर कमोडिटीज यानी उसका प्रोडक्शन, ऑल ओवर इंडिया कमोडिटीज का प्रोडक्शन का मतलब कि नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी में हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट, इसको मेंशन कर सकते हैं नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम। ठीक, ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस पे हम क्या मेंशन करते हैं? प्राइस लेवल, प्राइस लेवल या एवरेज प्राइस। ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। यहां पे आप देखेंगे ये आपका इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। क्या है ये? दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये आपका प्राइस, और यहां पे ये जो पॉइंट से भी आपका क्या वाई हो जाएगा। वाई मतलब नेशनल इनकम। क्या हो जाएगा? ये वाई। वाई का मतलब जैसे वाई का इक्वल होता है आपका नेशनल इनकम, के लिए हम वाई को सिंबल के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मनी सप्लाई अगर आपका इंक्रीज होता है, इस वाले केस के देखते हैं। मनी सप्लाई अगर आपका इंक्रीज हुआ तो आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है। मान के चलिए कि एग्रीगेट डिमांड आपका ये है, तो इन केस अगर एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हो जाए तो ये एक लाइन ही हो जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हुआ, तो एग्रीगेट डिमांड अगर आपका इंक्रीज हुआ तो जो प्राइस लेवल है, यहां पे देखिए आप, ठीक है, अब P1 हो जाएगा प्राइस लेवल, नया प्राइस लेवल हो जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम की नई पॉइंट्स हो जाएगी, तो E1 मान लेते हैं इसको। और ये जो है आपकी एक लाइन अगर यहां सीधे ड्रॉ कर लें, ये वाली लाइन, ये आपका Y1 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ, ये डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हुआ। उसके कारण आप यहां पे देखेंगे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा,
ये आपका लाइन यहां से देखिए, ये वाली लाइन जो है क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपका इंक्रीज हुआ। फर्स्ट नंबर पॉइंट ये था, ये जीरो है, जीरो से आप जितना डिस्टेंस पे जाएंगे उतना ही ज्यादा वो इंक्रीज का सिंबल होगा। ये वाई था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वाई से फर्दर ये आपका जो इंक्रीज हुआ ये वाला पॉइंट इतना, तो यहां पे मेंशन किया जा सकता है क्या, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ। प्राइस लेवल की बात करें, पहले पी था अब P1 हो गया, तो प्राइस लेवल भी आपका देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका प्राइस लेवल। प्राइस लेवल भी आपका इंक्रीज हुआ यहां पे। प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ तो मतलब इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, यानी ज्यादा चीजें महंगी मिलने लगेंगी। तो एक पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पे, इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है कि मनी सप्लाई, आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। अगर मनी सप्लाई आपका बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा? पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा, मार्केट में ज्यादा पैसे होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड्स करेंगे, परचेस करेंगे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा जब लोग डिमांड्स करेंगे तो इसका मतलब कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये देखिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, यानी कि आपका नेशनल इनकम बढ़ा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, प्राइस लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा आपका। अगला पॉइंट, जब प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ यानी चीजें महंगी हो जाएंगी तो इसी को हम कहेंगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये पॉइंट्स हो गया नंबर 1 पे, मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, यानी इन्फ्लेशन बढ़ा मनी सप्लाई के बढ़ने से। तो जब मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा और आरबीआई अगर कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन तो उसके लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया ये पे, बहुत आता कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम करती है, आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है तो एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो जाएगा। सपोज दैट अगर आरबीआई इस वाले केस में, ये वाला एक पॉइंट और मैं ड्रॉ कर दूं कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, अगर एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो जाए तो देखिए ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कम हो गया, रिड्यूस हुआ, और यहां पे प्राइस लेवल आपका भी रिड्यूस हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया इस वाले केस में। तो इस वाले केस में आप देखेंगे क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका क्या है, रिड्यूस हुआ, घट गया, कम हो गया, और यहां पे आपका प्राइस लेवल भी कम हो गया। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन आपका कम हो गया। तो मनी सप्लाई के कम करने से आपका प्राइस लेवल यानी कि महंगाई घट जाती है, मनी सप्लाई के रिड्यूस करने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाता है। तो अब देखिए दोनों कितना कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं कि अगर मनी सप्लाई आरबीआई घटाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका कम हो जाता है, मनी सप्लाई अगर आरबीआई बढ़ा देती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका बढ़ जाता है, बट साथ में इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। दिस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन इज कॉल्ड मॉनेटरी डायलेमा। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी डायलेमा। मॉनेटरी डायलेमा से तात्पर्य क्या है? It is a situation of trade-off between two contradictory objectives. It is the trade-off
between two contrasting या contradictory पॉइंट्स या ऑब्जेक्टिव्स। दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स के बीच में या ऑब्जेक्टिव्स के बीच में ये डायलेमा है या एक विपरीत दिशा वाली कंडीशन है। तो ट्रेड ऑफ ये एक पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको समझ लें थोड़ा सा। व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? देयर आर द टू सिचुएशन, टू ऑप्शंस। एडॉप्टिंग वन पीरियड ऑप्शंस will make you to compromise या to sacrifice the another options। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है। अगर आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि अगर मनी सप्लाई आप कम करेंगे या मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। So this is called the trade-off। Suppose that स्टूडेंट्स हैं और उनको क्या है कि अपनी सेविंग को उन्होंने बढ़ा दिया ताकि एक पार्टिकुलर टाइम पे यानी कि साल के एंड में पिकनिक और टूर पे जा सके। तो जो सर्टेन अमाउंट्स उन्होंने सेव किया वो किससे कंप्रोमाइज किया? अपने क्लॉथेस, अपने फूडिंग, लॉजिंग, वहां से कुछ अमाउंट उन्होंने सेव किया और किस पे इन्वेस्ट करेंगे? टूर पे इन्वेस्ट करेंगे साल के एंड में, मान लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर वन चीज के यानी एक जो है क्लॉथ पे कंप्रोमाइज किया या बुक्स पे कंप्रोमाइज किया और एडिशनल अमाउंट वो सेव कर लिया किसके लिए? टूर के लिए या पिकनिक मनाने के लिए। तो दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग things existing between two objectives, so it is called the monetary dilemma या a situation of dilemma। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक पॉइंट और अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं आपके सामने, देखिए इस वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि जो मनी सप्लाई है उसका रोल, मनी सप्लाई की अगर बात की जाए ओनली, क्या है मनी सप्लाई? तो एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड्स। एग्रीगेट डिमांड से तात्पर्य क्या है? प्रोडक्शन। क्या है? प्रोडक्शन। जैसे कि जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा इसका मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। कंट्री लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए, जब सप्लाई आपका इनहेंस हो या इंक्रीज हो तो उसको कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई अगर कंट्री लेवल पे आपकी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब कि कंट्री लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ता है या आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मॉनेटरी सप्लाई मतलब कि मनी सप्लाई से एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड किस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? ये हमारा सवाल ये है। मनी सप्लाई influences aggregate supply या aggregate demand. Most of the times it affected aggregate demands. It affected aggregate demand. No impact instantly. मनी सप्लाई बढ़ा देने से क्या सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जो है इस पे भी प्रभाव पड़ेगा? तुरंत तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इस पे कुछ इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। बट मनी सप्लाई के घटाने या बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड्स आपका इंस्टेंटली अफेक्टेड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मनी सप्लाई जब आपका रिड्यूस किया गया तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया गया तो एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। तो इंस्टेंट इंपैक्ट हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई पे क्या होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन पे जो है इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए मनी सप्लाई में हमने यहाँ पे आप देखें कि ओनली एग्रीगेट डिमांड्स के बारे में ही डिस्कशन किया। एग्रीगेट सप्लाई को हमने वैसे का वैसे छोड़ दिया। अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती तो ये कर्व जो है इसकी बजाय इस साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाता।
बट ये लॉन्ग रन में यानी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होते हैं इसको एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए या इनहेंस करने के लिए। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए हाँ, अब इसी में हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर। पॉलिसी मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आरबीआई टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है और टाइम टू टाइम मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, ठीक है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या है ये? क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स पहले हम बातें करेंगे, उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? क्वांटिटेटिव। या जनरल मेजर भी कहा जाता है इसको, जनरल मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स? Quantitative measures, it change over all money supply in the economy, in the country. It seeks to regulate overall volume of money supply in an economy. So these measures change the overall quantity of money supply in an economy. These are the selective measures. Qualitative measures known as selective measures. Selective measures. It is a sector specific. Selective means sector specific. देखिए quantitative measures, these policy measures seeks to regulate overall volume of money supply in an economy. These measures seeks to regulate overall volume of money supply in an economy, ठीक है। It aimed at regulating the quantity of credit and cost of the credit, ठीक है। ये क्वांटिटी और कास्ट ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, इट एम्ड टू रेगुलेट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने यहां पे मेंशन किया है जनरल मेजर, इट इज नॉट ए सेक्टर स्पेसिफिक, सो इट इज कॉल्ड जनरल मेजर। क्या है ये? इट इज नॉट ए सेक्टर स्पेसिफिक, सो कॉल्ड जनरल मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स है। दीज मेजर इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। दीज मेजर्स इन्फ्लुएंसेस मनी सप्लाई इन ए स्पेसिफिक सेक्टर, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर। ठीक है, कंट्रोलिंग द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, इट एंड एट कंट्रोलिंग द क्रेडिट एंड यूज, it aimed at controlling the direction of credit and its use। क्या है? डायरेक्शन एंड यूज ऑफ क्रेडिट। सो इट इज द सेक्टर स्पेसिफिक, इट इज जनरल। सपोज दैट दिस इज द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। क्या ये मनी सप्लाई है किसी भी कंट्री में? अंडर क्वांटिटेटिव मेजर, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव मेजर में आरबीआई पॉलिसी बनाती है जिसके द्वारा मनी सप्लाई कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होगा। सपोज दैट अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती तो ये मनी सप्लाई का एक बैलून है या एक मनी सप्लाई को ये मतलब एक सर्कल है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ये लाइन आपकी यहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। सपोज दैट अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करती है आरबीआई या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए, तो ये आपका इसका वैल्यूम घट जाएगा, कम हो जाएगा सर्कल का। सो मनी सप्लाई रिड्यूसेस या डिक्रीजेस बाय आरबीआई। तो होल क्वांटिटी रिड्यूस, होल क्वांटिटी इंक्रीज्ड ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट वन इज ए क्वालिटेटिव मेजर्स। सपोज दैट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। क्या ये मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी? सिमिलर इक्वल सर्कल you must to draw. Suppose that this is the circle of money supply in an economy. It is sector specific. Suppose that this is the agriculture. Money supply transferred towards the agriculture by RBI and its policies. आरबीआई के द्वारा दूसरे सेक्टर से मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करके एग्रीकल्चर की तरफ अगर शिफ्ट किया जाता है तो ये सेलेक्टिव मेजर्स हो जाएगा। दिस इज द सेलेक्टिव मेजर, यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ मनी सप्लाई को सक करके उधर शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो दिस इज द सेक्टर स्पेसिफिक मनी सप्लाई। अब हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर में क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में देखते हैं फर्स्ट नंबर में रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स? क्या है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स?
banks are required to deposit certain amounts of NDTL. बैंक को अपने पास या आरबीआई के पास सर्टेन अमाउंट्स पैसा या मनी एनडीटीएल का यानी टोटल पब्लिक डिपॉजिट का एक साइड में कहीं पे डिपॉजिट करना होता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या कहलाता है? आपका दो तरह का हो सकता है, एक आपका CRR, दूसरा SLR। इट इज ऑफ टू टाइप, CRR एंड SLR। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, एक CRR एंड एक SLR। अब पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे CRR। व्हाट इज CRR? कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश मीन्स द अमाउंट दैट डिपॉजिटेड must be in cash, must be reserved with RBI। ठीक है, the amount that will be deposited with RBI must be in cash। तो cash reserve ratio, it is the reserve with RBI। इसे वर्ड सही समझ में आ गया? it is the reserve with RBI। इसका डेफिनेशन हो जाएगा certain percentage of total public deposit। क्या है? certain percentage of total public deposit। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। तो certain percentage of NDTL banks have to reserve, banks have to reserve with RBI in cash over a period of time। ठीक है, with RBI at any point of time, at any point of time। तो certain percentage of total public deposit which bank have to keep with RBI in cash at any point of time। ये सर्टेन अमाउंट्स है या सर्टेन परसेंटेज है NDTL का, जो कि बैंक को RBI के साथ कैश की शक्ल में हर समय डिपॉजिट करके रखना है। अब देखिए NDTL क्या है? व्हाट इज NDTL? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज से तात्पर्य क्या है कि टोटल डिपॉजिट विद बैंक, टोटल डिपॉजिट विद बैंक माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट या बोरोइंग माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट विद बैंक यानी बैंक के पास जितना भी पैसा है उस सारे मतलब कि उसके डिपॉजिट में से इंटर बैंक डिपॉजिट यानी एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिटेड है उसको माइनस करना होगा। तो हम क्या ऑप्टेन करेंगे? टोटल पब्लिक डिपॉजिट। तो ये मतलब जो ये आपका N है, N का मतलब कि नेट, N का मतलब क्या? ये आपका नेट। नेट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं रिजल्ट कि टोटल पब्लिक डिपॉजिट। वी ऑब्टेन हियर टोटल पब्लिक डिपॉजिट,
टोटल पब्लिक डिपॉजिट का मतलब कि इसमें हमने इंटर बैंक डिपॉजिट यानी एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्ट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, या एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार ले रखा है, बारोइंग, तो उस प्रकार के जो अमाउंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए। और मैंने ओनली एनडीटीएल का मतलब कि ओनली पब्लिक डिपॉजिट जो है पैसा, यानी पब्लिक का ही एक्चुअल पैसा जो है बैंक के पास, वही इंक्लूड किया। तो बैंक मान लेते हैं, ये सपोज दैट कोई बैंक है और इस बैंक से हमने पहले नंबर में इंटर बैंक डिपॉजिट यानी दूसरे बैंक का, सपोज दैट दिस इज द एसबीआई। अब एसबीआई के पास टोटल अमाउंट कितना है? एसबीआई के पास टोटल अमाउंट है, सपोज दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज दैट एसबीआई के पास टोटल अमाउंट है 110 करोड़। इसमें से 10 करोड़ अगर हम मान लेते हैं कि दूसरे का पीएनबी का पैसा डिपॉजिटेड है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। पीएनबी वाला कितना? 10 करोड़। अब आरबीआई के एसबीआई के पास एक्चुअल में अमाउंट कितना बचा? 100 करोड़। ये जो 100 करोड़ एसबीआई के पास बचा, ये आपका क्या है? टोटल पब्लिक डिपॉजिट बचा। टोटल पब्लिक डिपॉजिट का मतलब कि एनडीटीएल है ना, एनडीटीएल। इस 100 में से, टोटल एनडीटीएल में से हर बैंक को सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करना है कैश की शक्ल में। तो मान लेते हैं कि एनडीटीएल ऑफ एसबीआई कितना है? ₹1000 करोड़। इसको 1000 में मान लें, ज्यादा बेटर रहेगा। 1000 करोड़ है। अब इसका एक, अच्छा, सीआरआर कितना? ये टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। करंट टाइम पे जो सीआरआर है वो आरबीआई के द्वारा 3% फिक्स किया गया है। कितना है? 3% है। तो 1000 अमाउंट्स का सीआरआर कहां पे जाएगा? ये आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। अब 1000 का 3% कितना हो जाएगा आपका? 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़ रुपये किस शक्ल में जाएगा आरबीआई के पास? इन कैश में, ओनली कैश, नॉट लिक्विड एसेट, ओनली कैश में। जो एनडीटीएल का अमाउंट 1000 एसबीआई के पास डिपॉजिटेड है, उसका 3 करोड़ आरबीआई के पास कैश की शक्ल में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। हर टाइम ये होना जरूरी है। ये एक तरह से ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, ये कहलाता है आपका सीआरआर। आरबीआई के पास जो ये 3 करोड़ अमाउंट जमा हुआ, ठीक है, ये आपका क्या है? सीआरआर। तो सीआरआर पे क्या है? नो इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट जो है आरबीआई पे नहीं करेगा इनको। बस वैसे ही आरबीआई के लॉकर में या वॉल्ट में ये सर्टेन अमाउंट कैश की शक्ल में डिपॉजिट रहेगा। दैट इज कॉल्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेंज ऑफ सीआरआर। रेंज ऑफ सीआरआर एज पर आरबीआई एक्ट 1934, सीआरआर वेरीज 3% to 15%। तो मिनिमम सीआरआर आपका हो सकता है 3% और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये 15%। ठीक है, बट 2008 में इसको अमेंड कर दिया गया। इन 2008 RBI Act 1934 was amended and now no limit fixed by the RBI. ठीक है, it may be the minimum यानी floor level and the ceiling limit up to the 100%. 100% यानी 0 से लेकर के 100% तक। ये आपका मिनिमम 0 हो सकता है सीआरआर करंट टाइम पे। ये अर्लियर था यानी पहले, बट 2008 में ये जो रेंज ऑफ सीआरआर है इसको चेंज कर दिया गया आरबीआई एक्ट 1934 को, और मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, यानी 100% सीआरआर हो सकता है।
और आपका मिनिमम मतलब कि 0, यानी आरबीआई चाहे तो उसको भी खत्म कर सकती है। इस रेंज में एफसीआरआर हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है साहब? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरआर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरआर की बात करें तो टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर। पहला पॉइंट क्या है कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स। इंटरेस्ट और डिपोजिटर से तात्पर्य क्या है कि जो बैंक में पैसा पब्लिक का डिपॉजिट है, तो जो अकाउंट होल्डर है यानी जो पब्लिक है, पब्लिक का जो पैसा डिपॉजिट है, उस पब्लिक के बारे में बात चल रही है, वो डिपॉजिटर हुआ एक्चुअल में। तो डिपॉजिटर यानी पब्लिक, जो पब्लिक ने बैंक में अकाउंट खोल रखा है और अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। अब सवाल ये है कि आरबीआई यानी कि 1000 पब्लिक का पैसा आरबीआई में अगर जमा है तो उसका सर्टेन अमाउंट यानी कि 3% जो है आरबीआई के पास जमा कर दिया जाएगा बैंक। ठीक है, तो बैंक में जितना भी अमाउंट है उसका 3% हार्ड कैश में आपका आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया गया। तो इस तरह से अगर बैंक कहीं इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो ये सर्टेन अमाउंट पब्लिक का पैसा कहीं ना कहीं सेफ रहेगा। बट ये इतना नॉमिनल अमाउंट्स है कि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो सकता। ठीक है, बट फिर भी ये ऑब्जेक्टिव है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, अगला पॉइंट जो है सेकंड नंबर पे, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स की अगर बात की जाए हाउ आरबीआई इन्फ्लुएंस या मैनेज क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल मेजर के द्वारा, सपोज दैट ये सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो से तात्पर्य क्या है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इन ईच banks are obliged to deposit in with RBI in hard cash at any point of time, that is CRR. Suppose that RBI का प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई ने जो सीआरआर डिसाइड कर रखा वो 3% है। अगर आरबीआई ने करंट टाइम पे जो सीआरआर कितना है नाउ, यानी कि करंट टाइम पे आरबीआई ने कितना डिसाइड कर रखा है 3% ऑफ एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट। एनडीटीएल का मतलब पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक का सारे पैसे का 3% आपको आरबीआई के पास जमा करना है करंट टाइम पे। अगर आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देती है, तो सीआरआर अगर इंक्रीज हो जाता, मान के चलिए कि सीआरआर को अगर आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, ठीक, अगर आरबीआई ने सीआरआर को इंक्रीज किया, इसका मतलब कि सपोज दैट आरबीआई ने सीआरआर को 4% कर दिया, यानी कि 4% अमाउंट टोटल पब्लिक डिपॉजिट का हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करना है। तो अब पहले 3 था, और गर्चे मान लेते हैं सपोज दैट आरबीआई ने 4% मतलब कर दिया सीआरआर, तो बैंक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहले कम अमाउंट बैंक को जो है आरबीआई के साथ पास जमा करना होता था, अब ज्यादा अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो जब बैंक ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास जमा कर देंगे और वो भी उस पर उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा? लेंडिंग कैपेसिटी विल रिड्यूस। लेंडिंग कैपेसिटी का मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक विल रिड्यूस या डिक्रीज। क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक विल डिक्रीज, क्योंकि बैंक अब
कम लोन देने में सक्षम होंगे जब सीआरआर बढ़ा दिया जाए। जहां पे सीआरआर 3% था, अब सीआरआर 4% कर दिया, यानी बढ़ा दिया गया, तो ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास बैंक को जमा करना होगा। तो जब ज्यादा अमाउंट वो बैंक के को आरबीआई के पास जमा हो जाएगा तो बैंक के पास पर्सनल बहुत कम पैसा बचेगा, ठीक है, पब्लिक को लोन देने के लिए। तो उसी पॉइंट्स को मैंने कहा कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी कि लोन देने की जो क्षमता है बैंक की कम हो जाएगी। लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक विल रिड्यूस। अगर लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक विल रिड्यूस, इसका मतलब कि मनी मल्टीप्लायर का इंपैक्ट भी कम हो जाएगा। तो जब मनी मल्टीप्लायर का इंपैक्ट कम हो जाएगा, यानी कम पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, क्योंकि बैंक कम लोन दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट अब आरबीआई के पास जमा कर दिए। इसका मतलब कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मनी सप्लाई अगर रिड्यूस हो जाएगी तो इससे तात्पर्य क्या है कि एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और आपका प्राइस लेवल पे भी प्रभाव पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन पे। प्राइस लेवल का मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगा और प्राइस लेवल भी घट जाएगी। चार्ट से मैं इसको फिर से प्रेजेंट करता हूं। सपोज दैट ये है आपका, ये आपका नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑरेंज प्राइस लेवल है, ऑरेंज प्राइस है। देखिए ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, नॉर्मल टाइम का जो है, और सपोज दैट ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब इस वाली केस में आप देखिए इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आपकी यहां है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपका मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, कम हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड भी आपका कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा, इसका मतलब कि ये वाला जो है डाउनवर्ड जो शिफ्ट हो जाएगा फर्दर एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड्स का जो है डाउनवर्ड अगर फर्दर शिफ्ट होता है तो ये लाइन बन जाएगी, और इसको हम नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड्स का, ठीक। इस वाली कंडीशन में आप देखिए जरा, पहले इक्विलिब्रियम ये था आपका, अब इक्विलिब्रियम यहां पे ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया नई वाली। पहले नंबर में इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हुआ है, तो ये पॉइंट आपका देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अब यहां से यहां यानी कि शिफ्ट हो गया, यानी ये जीरो है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया। प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन भी डाउन होगा। तो सपोज दैट पहले एक्चुअल प्राइस ये था, अब प्राइस लेवल आपका डाउन होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब कि सीआरआर के इंक्रीज करने से बैंक्स की, क्योंकि ज्यादा अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होगा, तो बैंक के पास जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है या लेंडिंग कैपेसिटी वो घट गई, और जब लेंडिंग कैपेसिटी घट गई इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर घट गया, कम हो जाएगा उसका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट। उसके कारण क्या है कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड फर्दर डाउनवर्ड्स हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका देखिए रिड्यूस हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ इधर जो है चला गया, और प्राइस लेवल भी आपकी डाउनफॉल हो गई, यानी इन्फ्लेशन भी आपका कम हो गया। ये आपका सीआरआर हो गया। सीआरआर में दूसरी कंडीशन अगर मैं यहां पे मेंशन कर दूं, सपोज दैट दूसरी कंडीशन क्या है कि आरबीआई ने सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, 2% कर दिया। पहली कंडीशन क्या है कि ये तो नॉर्मल टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में सीआरआर कितना है, 3% है आरबीआई के द्वारा। इन केस सीआरआर अगर बढ़ा दिया गया, 4% कर दिया गया, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर सीआरआर कम कर दिया गया यानी कि 2% पे ले आया गया, एक्चुअल में एट ए टाइम 3% है, आरबीआई सीआरआर को मतलब कि जो रेंज है उसको 0 से लेकर के 100 के रेंज में कहीं भी शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर आरबीआई ने सीआरआर को 2% कर दिया है, नहीं कर दिया इन केस, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देखेंगे तो सीआरआर आपका 2% हो गया ऑफ एनडीटीएल,
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मतलब ओनली पब्लिक्स डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। तो इस वाली केस में आप देखेंगे, देखिए सीआरआर अगर कम हुआ, इसका मतलब कि बैंक के पास अब 98% अमाउंट है पब्लिक को लोन देने के लिए। इसका तो मतलब यही हुआ, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे एक पॉइंट में मेंशन कर दूं कि लेंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, या ये कहिए कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, ठीक है। अगर सीआरआर को आरबीआई ने कम कर दिया, यानी कि कम पैसा अब हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करना है, तो आरबीआई के पास जब कम पैसा बैंक जमा करेंगे तो इसका मतलब अब ज्यादा अमाउंट बैंक के पास बच रहा है लोगों को लोन देने के लिए। तब ज्यादा अमाउंट अगर लोगों के पास बचेगा लोन देने के लिए, इसका मतलब कि लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। इस वाली केस में आप देखेंगे जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब कि ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लश होगा, और ज्यादा पैसा जब मार्केट में फ्लश होगा तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज करनी हो जाएगी। जब मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इससे तात्पर्य क्या है कि मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा लोगों के पास पैसा आने लगेगा, लोग ज्यादा परचेज करेंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। ज्यादा परचेज का मतलब ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। जब ज्यादा डिमांड आपका बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होने लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा। और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा तो आपका प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन वो भी इंक्रीज होगा। इसी में दूसरा मैं कंडीशन यहां पे जनरेट करता हूं, देखिए आप जरा। सपोज दैट ये आपका, देखिए यहां पे एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ये आपका है। अब इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड ये आपका थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहां से ये आपकी इस साइड में मूव कर गई, ठीक है। जैसे एग्रीगेट डिमांड आपका इस साइड में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि ये वाली लाइन कहीं पे आपका और ये वाली लाइन, ठीक। अब देखिए जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में ये था, अब एग्रीगेट डिमांड आपकी ये हो गई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया। इसका मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ पहले नंबर पे आपका ये इंक्रीज हुआ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि ये जीरो है, जीरो से जितना ही डिस्टेंस पे आप जाएंगे उतना ही ज्यादा वो इंक्रीज होगा। यहां से जीरो से जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा कोई चीज इंक्रीज होगी। प्राइस लेवल आपका पहले पी था, अब पी के बाद अब P2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये भी प्राइस लेवल भी आपका इंक्रीज हो गया। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड पहले ये था, अब एग्रीगेट डिमांड आपका ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड साइड। जैसे एग्रीगेट डिमांड आपका शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, ये वाला हिस्सा देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ही आपका बढ़ गया या नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, ये आपका प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि सीआरआर की अगर इंक्रीज किया जाता है, ये वाली कंडीशन क्या है, सीआरआर की इंक्रीज करने से, और ये वाली कंडीशन क्या है, सीआरआर को कम करने से। मान लेते हैं 2% कर दिया गया या 4% कर दिया गया, और एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में सीआरआर कितना है आपका, प्रेजेंट टाइम में सीआरआर जो आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड है वो 3% है। ये तीनों कंडीशन में आप देखिए बेस्ट कौन है, ये बेटर तो आपका एक ऑरेंज लेवल पे आरबीआई ने फिक्स कर रखा है। अगर सीआरआर को आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। जब बैंक कम पैसा लोन दे पाएंगे तो मार्केट में कम पैसा फ्लश होगा, तो मल्टीप्लायर उसका का इंपैक्ट कम होगा, यानी घट जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगी, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, फाइनली सब चीजें डिक्रीज होती चली जाएंगी। अगर आरबीआई सीआरआर को कम कर देता है, इसका मतलब कि सीआरआर के घटाने से बैंक के पास ज्यादा अमाउंट बचेगा पब्लिक को लोन देने के लिए। ज्यादा अमाउंट अगर लोन देने के लिए बढ़ेगा, उसका मतलब कि मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक।
सीआरआर से के कारण प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक यानी बैंक का जो प्रॉफिट्स है वो घटता है या बढ़ता है। तो सीआर के कारण बैंक की प्रॉफिट तो कम हो जाती है ना, क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट आरबीआई तो देता नहीं है। बस वैसे ही आरबीआई हर बैंक का सर्टेन अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट इसकी हर बैंक की कम हो जा रही है। ठीक है, इसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक विल डिक्रीज बिकॉज मनी हेल्ड विद आरबीआई विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन मनी डिपॉजिटेड बाय बैंक विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी पैसा बैंक ने डिपॉजिट किया है सीआरआर की शक्ल में, उस पर कोई भी इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है बैंक को, इसलिए कोई प्रॉफिट नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट समवॉट विल इंक्रीज। अगला पॉइंट क्या है इसमें, 4th नंबर का पॉइंट, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि सीआरआर को अगर बढ़ाया जाएगा तो यानी बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। तो लोन देने के लिए जब कम पैसा बचेगा, इसका मतलब कि वो मनी जो है प्रीसियस हो जाएगा, उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका 2nd नंबर का पॉइंट है। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजर ही अभी डिस्कशन में चल रहा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर। व्हाट इज एसएलआर? इट इज द सर्टेन परसेंटेज of NDTL that banks have to keep with itself in a specified liquid asset at any point of time. क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन? It is percentage of total public deposit of bank. It is total percentage, it is the percentage of total public deposit. It is the percentage of total public डिपॉजिट यानी NDTL। इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट ऑफ बैंक्स which they have to keep with themselves in specified liquid asset at any point of time. ठीक है, so it is the percentage of total public deposit of bank which they have to maintain with themselves in the form of specified liquid asset at any point of time. अब सवाल क्या है कि स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट क्या है? व्हाट इज स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट? ठीक है, स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट का तात्पर्य क्या है? कैश,
government securities and gold. It is the percentage of total public deposit of banks which banks have to maintain with themselves in specified liquid asset at any point of time. किसी भी समय बैंक के पास सर्टेन परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का अपने पास रखना है स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट से तात्पर्य क्या है कि जो बैंक को सर्टेन अमाउंट्स अपने पास रखना है वो किस फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, कुछ अमाउंट गोल्ड की शक्ल में हो सकता है, कुछ आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कुछ आपका कैश में। कैश का मतलब क्या है कि पब्लिक के डिमांड्स करने पे जो अकाउंट होल्डर्स है बैंक को डेली बिजनेस के लिए सर्टेन अमाउंट्स अपने पास होना जरूरी है लिक्विडिटी की शक्ल में। ठीक है, लिक्विड का मतलब होता है कि एनीथिंग्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉसिंग एनी टाइम एंड वर्थ या वैल्यू। तो जो नियर बाई कैश हो, जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लिक्विड कहते हैं। तो जैसे कैश है ये इटसेल्फ तो लिक्विड ही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर्टेन अमाउंट्स आरबीआई के बाउंड मतलब कि गाइडलाइंस के आधार पे बैंक से कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं। दीज आर दी अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। क्या है दीज आर दी अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज से तात्पर्य क्या है, they cannot be pledged against any bonds, against any loan, cannot be used to pledge, to not to be pledged। यानी इन सिक्योरिटीज को बैंक्स कहीं और इसके आधार पे लोन नहीं ले सकते। दैट इज अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड टू प्लेज अगेंस्ट द लोन, यानी अगेंस्ट द क्रेडिट। क्रेडिट लेने के लिए या लोन लेने के लिए बैंक इन सिक्योरिटीज को फर्दर यूज नहीं कर सकते। गोल्ड से तात्पर्य क्या है कि इसको कैलकुलेट जो किया जाएगा मार्केट रेट पे नहीं बट बिलो द मार्केट रेट। ठीक है, तो वैल्यूज कैलकुलेटेड एट बिलो मार्केट रेट या हिस्टोरिक रेट, यानी कि जो है पहले के टाइम पे कुछ और पार्टिकुलर टाइम पीरियड के आधार पे इसका वैल्यू कैलकुलेट होगा। एट ए टाइम जो मार्केट में गोल्ड की कीमत है उस पर नहीं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड इटसेल्फ जो है बहुत ही प्रीसियस है और इसका भी वर्थ या वैल्यू जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो बैंक प्रीफर करेंगे या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें। सबसे ज़्यादा बैंक्स प्रीफर करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। कोई भी मतलब कि आपका ये जो लिक्विड एसेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की शक्ल में सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्या है, इंटरेस्ट जनरेट करेगी ये, बिकॉज इट जनरेट द इंटरेस्ट, यानी कि अर्निंग टू बैंक्स। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर बैंक्स अपने पास रखते हैं तो उस पर उनको क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। बट इस सिक्योरिटीज को यूज करके किसी और बैंक से लोन नहीं ले सकते एज ए मोर्टगेज के तौर पे या कोलेटरल के तौर पे शो करके। इस सिक्योरिटीज के आधार पे बैंक्स फर्दर लोन नहीं ले सकते। हाँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंक्स परचेज करके अपने पास एसएलआर के अंतर्गत इसको यहाँ पे डिप कर सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक प्रीफर करते हैं। उसका कारण क्या है कि ये इंटरेस्ट जनरेट करती है। और यही बेसिक डिफरेंट है सीआरआर और एसएलआर में, कि सीआरआर जो है नो इंटरेस्ट चार्ज ओवर द डिपॉजिट ऑफ सीआरआर, बट हियर इंटरेस्ट पेमेंट है। प्लस गोल्ड इसकी भी वर्थ कहीं ना कहीं बढ़ती ही बढ़ती है, बट इसको पास्ट टाइम पे पीरियड पे ही इसके वर्थ को या वैल्यू को असेस किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी सपोज दैट एसएलआर है कितना, मान लेते हैं कि 18% है ऑफ टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक, या एनडीटीएल कह लीजिए, एनडीटीएल टोटल पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक या एनडीटीएल का 18% एसएलआर है। इस 18% में से इसको अगर हम 20% मान लें
तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए 20% ऑफ NDTL। मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट NDTL किसी बैंक का कितना है, NDTL इज ऑफ SBI। SBI के पास जो टोटल पब्लिक डिपॉजिट है वो आपका 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ है। इस 100 करोड़ में से SBI SLR का अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹18 करोड़ में एक्चुअल में, ठीक है, एज पर RBI नॉर्म्स। बट ज्यादातर बैंक इसको 18 से थोड़ा सा एबव रखते हैं, 20 करोड़ रख लेते हैं। अगर बैंक इसमें से 100 में से 20 करोड़ SLR की शक्ल में रख लेते हैं तो 3% इसका किसमें रखेंगे, CRR की शक्ल में। CRR कितना हो जाएगा, 3%। तो टोटल 23% अमाउंट तो बैंक जो है अपने पास एज ए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के आधार पे रिजर्व रख लेते हैं। क्या कहलाता है ये, रिजर्व रिक्वायरमेंट। यहां भी जो 20 करोड़ है ये एक्चुअल में 18 करोड़ होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस में है उसकी मैं बात कर रहा हूं। RBI नॉर्म्स जो डिसाइड करती है, जैसे इस टाइम RBI ने 18% है, 0 से लेकर के 40, यानी अभी मैं डिस्कस करूंगा जो रेंज है इसका SLR का वो भी है, तो मैक्सिमम 40 लिमिट है, ठीक है। और इस टाइम 18%, बट बैंक प्रैक्टिकली जो है 20% अपने पास रखते हैं। तो अगर बैंक अपने पास 20% रखते हैं तो इसमें से कितना अमाउंट इसके पास होगा, ज्यादातर बैंक यहाँ पे 10 करोड़ जो है डिपॉजिट कर देते हैं, इस शक्ल में, इस फॉर्म में रखते हैं। 5 करोड़ इस शेप में रखेंगे और 5 करोड़ इस शेप में रखते हैं। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है जो अभी हैपनिंग है, ठीक है। यहां पे अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ये सिक्योरिटीज, इस पे आप एज ए मोर्टगेज या एज ए कोलेटरल यूज नहीं कर सकते, इसके आधार पे आप लोन नहीं ले सकते, यानी बैंक लोन नहीं ले सकता इसके आधार पे। हाँ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब कि जैसे आपका ट्रेजरी बिल है, डेटेड सिक्योरिटीज है, डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ये जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करते हैं, उस ये सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ये इंटरेस्ट जनरेशन है, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, यानी बैंक्स के लिए इनकम का साधन है या रेवेन्यू एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जबकि CRR कोई भी रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये हार्श कंडीशन है इसमें, इसके कंपैरिजन में। अब अगला सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि देखिए, हाँ, SLR RBI एक्ट के हिसाब से SLR जो लिमिट है उसको देखते हैं वो कितना है। एज पर RBI एक्ट 1934 SLR लिमिट कितना है साहब, ये आपका 25% से लेकर के 40% था। कितना है, 25% से मिनिमम वैल्यू ये है, और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका 40% है, ठीक है। इसी रेंज में जो है आपका ये रेंज ऑफ SLR है, रेंज ऑफ SLR है। 2008 में इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया था, RBI एक्ट अमेंडेड इन 2008। एक्चुअल में 2007 एक्ट, मतलब वही एक्ट ही मान लेते हैं। तो RBI एक्ट जो अमेंड कर दिया गया। अब जो SLR लिमिट है, लोअर कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम की 40% लिमिट अभी भी है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट्स हो गया। अच्छा, अब अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि बैंक के लिए सबसे बेटर कौन है, बेटर ऑप्शन, मतलब कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर ऑप्शन कौन है, CRR या SLR। तो सपोज दैट दिस इज द CRR और दिस इज द SLR। CRR में क्या है कि मनी पार्क्ड विद RBI। पहला तो पॉइंट ये है कि RBI के साथ पास पैसा जमा करना होता है CRR में। यहां पे SLR में आप देखेंगे सारा का सारा पैसा, ठीक है, मेंटेन्ड या कीप विद इटसेल्फ। बैंक को सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना और RBI के पास रखना, दोनों में अंतर हो गया। पहला चीज, इस वाले केस में CRR हमेशा कैश की शक्ल में होगा, ओनली कैश में। यहां पे स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट है जो कि कैश की शक्ल में हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है,
एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉर्मल कहिए या अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जी से, इस शक्ल में किसी एक में जो है आपका, या मतलब कि तीनों में से कोई एक या तीनों ये आपका एसएलआर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस पे नो इंटरेस्ट चार्ज, नॉट इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आप आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं। यानी बैंक अगर पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट इस पे नहीं देता आरबीआई। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है क्योंकि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, तो इंटरेस्ट जनरेशन है, इसका मतलब कि ये इनकम का साधन है या रेवेन्यू का साधन है। ठीक है, ये इनकम या रेवेन्यू का साधन है एसएलआर। ये कोई इंटरेस्ट नहीं है तब भी आपका फालतू का सर्टेन अमाउंट पैसा जमा हो जा रहा है आरबीआई के पास, तो बेटर कौन है? ये तो इनकम का साधन है, तो इसका मतलब कि ये बेटर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है कि दिस इज बेटर। ठीक है, बट बेटर का मतलब ये नहीं कि बेस्ट है, क्योंकि आरबीआई का ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें बैंक पैसा जमा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल चार्ज होता है, बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, इसीलिए इसको प्रीफर नहीं करते। यहां पे आपका ये कहा जाएगा ये हर्ष कंडीशन है, हर्ष यानी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर्ष है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएलआर। एसएलआर की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए उसको देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएलआर। एसएलआर की ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो पहले नंबर में जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर बैंक्स टू हैव एनफ लिक्विडिटी टू मीट कस्टमर डिमांड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर बैंक्स टू हैव एनफ लिक्विडिटी फॉर कस्टमर डिमांड। ठीक है, लिक्विडिटी टू मीट कस्टमर डिमांड, टू मीट कस्टमर डिमांड, टू इंश्योर बैंक्स टू हैव इनफ लिक्विडिटी टू मीट कस्टमर डिमांड। कस्टमर का मतलब कि जो अकाउंट होल्डर है जिसका पैसा बैंक में जमा है, वही पैसा ही आरबीआई के पास सीआरआर की शक्ल में जमा होता है, वही अमाउंट उसी में से ही पैसा आपका एसएलआर की शक्ल में बैंक अपने पास रखते हैं। तो जब बैंक अपने पास रखेंगे तो डेली ट्रांजैक्शन, डेली बिजनेस के लिए इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज एनफ अमाउंट कि जो कस्टमर है यानी कि जो अकाउंट होल्डर है जब भी पैसा डिमांड्स करेगा तो आसानी से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको वो पैसा बैंक रिटर्न कर सके। तो सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना डेली ट्रांजैक्शन के लिए ये कंपलसरी हो जाता है या एक तरह से जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू कंपेल बैंक्स टू लेंड द गवर्नमेंट, टू कंपेल बैंक्स टू लेंड टू गवर्नमेंट। कंपेल बैंक्स टू लेंड गवर्नमेंट का मतलब कि बैंक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट्स को लोन देना नहीं चाहते, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जारी करती है, बॉन्ड्स जारी करती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल है, आपका डेटर सिक्योरिटीज है या डेवलपमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, इसके एवज में बैंक उसको परचेज कर लेते हैं और ये आपका एसएलआर की शक्ल में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने मेंशन किया वहां पे उतना अमाउंट को अपने पास रखने के लिए बाध्य होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपेल करती है बैंक को, क्यों कंपेल कर रही है? क्योंकि एसएलआर के अंतर्गत आप रख सकते हैं, अदरवाइज ये रखना नहीं चाहते, बिकॉज इंटरेस्ट चार्ज ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज लेसर देन मार्केट रेट। मार्केट रेट का मतलब कि अगर वो बैंक वो अमाउंट कहीं किसी और बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता कंपेयर टू द
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। तो ये गवर्नमेंट एक प्रकार का कंपेल करती है, क्योंकि बात कर रखी है कि सर्टेन अमाउंट आपको स्टेचुरी लिक्विडिटी में आपको रखना जरूरी है। टू डेवलप ए सेकेंडरी मार्केट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगला पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएगा, टू डेवलप सेकेंडरी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहले जान लें कि सेकेंडरी मार्केट क्या, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से तात्पर्य क्या है कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी बॉन्ड्स या कोई भी सिक्योरिटी जो जारी की जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट टाइम कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी बॉन्ड्स जारी किया जाएगा वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, तो इट इज इशूड बाय द आरबीआई, दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कोई भी चीज क्या इशू होगी। अब सवाल यह है कि किस रेट पे, इंटरेस्ट पे वो बॉन्ड्स इशू किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा एक पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर दूं, तो प्राइमरी मार्केट में कौन इशू कर रहा है, आरबीआई कोई भी बॉन्ड्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू बाय द आरबीआई, पहला पॉइंट हो गया। उस बॉन्ड्स के लिए या सिक्योरिटी के लिए ये नहीं पता कि उसका रेट या उसका चार्ज क्या है, किस दर पे, किस इंटरेस्ट पे उसको इशू किया जाए। तो उसके लिए आरबीआई ऑक्शन लगाती है, बोली लगाती है, बिडिंग कराती है, और ऑक्शन के आधार पे जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी के आधार पे इस सिक्योरिटी को आरबीआई सेल करती है या परचेज करती है। ठीक, तो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट टाइम की जो सिक्योरिटी होती है इशू की जाती है वो आरबीआई के द्वारा है, बट ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ध्यान दीजिए, और उसके लिए बोली लगती है, उसके आधार पे उसका रेट यानी प्राइस या इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है। ठीक है, जो सेकेंडरी मार्केट है आपका, सेकेंडरी मार्केट से तात्पर्य क्या है कि ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडेड, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ existing government securities, that is the secondary market. Buying and selling again and again the same government securities, that is the secondary market. Buying and selling the existing government securities again and again in secondary market. तो जो पहले से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती है उसी को बार बार बेचना, खरीदना, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट। सभी बैंक बाउंड्स हैं कि सर्टेन परसेंटेज एज एसएलआर अपने पास ही डिपॉजिट कर दें। उसमें से एक कॉलम मैंने मेंशन किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी वो डिपॉजिट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि वो इंटरेस्ट उनको पे करती है या एक तरह से प्रॉफिट का साधन है, तो बार बार गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए खरीदने बेचने की प्रक्रिया गवर्नमेंट के पास ऑप्शन आ जाता है, तो इसी को कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट, ये डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर, फोर्थ नंबर का क्या है, एसएलआर इज आल्सो ए क्रेडिट कंट्रोल मेजर। क्रेडिट कंट्रोल मेजर सेम एज सीआरआर। ठीक है, जैसे कि सीआरआर क्रेडिट कंट्रोल मेजर है, सेम ऐसे एसएलआर भी क्रेडिट कंट्रोल मेजर है। सीआरआर की केस में हमने क्या देखा था, जब सीआरआर अगर बढ़ जाता है, मान लेते हैं कि आपका सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए सीआरआर, तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा पब्लिक को लोन देने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल डिक्रीज। जब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कम पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा उसको अब आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा या कैश के तौर पर रखना होगा, तो इसका मतलब कि मनी मल्टीप्लायर इसका डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर मनी सप्लाई इसकी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी,
मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेम केस अगर मान के चलिए कि आपका एसएलआर है, ये अगर आपका इंक्रीज कर दिया जाता है एसएलआर, तो क्या फार्मूला अप्लाई होगा, क्या कंडीशन होगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी कि अब 18% से 25% कर दिया जाए तो ज्यादा पैसा बैंक को अपने पास जमा करना होगा और कम ही पैसा बचेगा जो कि पब्लिक को लोन दे सके बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, आपका मनी मल्टीप्लायर भी डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी और आपका एग्रीगेट डिमांड्स भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गया तो जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होगा और आपका जो प्राइस है यानी कि इन्फ्लेशन वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो आपका क्रेडिट कंट्रोल मेजर की बात की जाए, जो सीआरआर का है वही एसएलआर का है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि सीआरआर एंड एसएलआर बोथ आर डिक्रीज्ड। अगर दोनों डिक्रीज हो जाएं, यानी कि अब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचे लोन देने के लिए पब्लिक को, जब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए तो इसको कह सकते हैं हम कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल इंक्रीज। जब बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी यानी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए, इसका मतलब कि मनी मल्टीप्लायर बैंक का इंक्रीज हो जाएगा उस पैसे का, तो मनी सप्लाई आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिक एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा और जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तो इस फार्मूले को आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपका इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कि साथ में जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है और चार्ट बना करके जो आपका ये है मतलब कि डिमांड कर्व जो है उसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया, एग्रीगेट डिमांड कर्व के थ्रू। ठीक, अब यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारा इसी कड़ी में अगला टॉपिक है वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक हम एंड कर देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।